इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होती है? तो देखो ये मेरा चालक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा चालक है, इस चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए मुझे किसकी जरूरत है? विद्युत वाहक बल की। किसकी जरूरत है? विद्युत वाहक बल की। तो विद्युत वाहक बल के लिए मैं किसका उपयोग करूंगा? बैटरी का उपयोग करूंगा। तो देखो ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट होती है, ये बैटरी की कौन सी होती है? नेगेटिव प्लेट होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही नेगेटिव प्लेट से कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही कहाँ जाते हैं? नेगेटिव प्लेट से कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो देखो जी, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही हमारे कहाँ जाएंगे? नेगेटिव प्लेट से चलेंगे और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होगी? नेगेटिव प्लेट से कहाँ होगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। कहाँ होगी बेटा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, याद रखना, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी हमसे तो ये विद्युत धारा के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो देखो लेकिन जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट से क्या होगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। धारा की दिशा क्या होगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। क्यों होगी? देखो भाई, धारा हमेशा ही, याद रखना, धारा हमेशा ही हमें उच्च विभव से, धारा हमेशा ही उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, धारा हमेशा ही उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करती है? गमन करती है। तो अब आप कहते हो गुरुजी उच्च विभव निम्न विभव ये हमें समझ में नहीं आया, तो देखो समझाता हूं। विभव क्या होता है? विभव ये कोई मेरा आवेश है, इस आवेश का अपना एक क्षेत्र है। कोई भी एक राजा है, उस राजा का क्या होता था? अपना एक क्षेत्र होता था ना। जैसे ये आवेश है, इसका अपना एक क्षेत्र, उसी हिसाब से मान लो ये राजा जयचंद है, इस राजा का जयचंद का क्या था? अपना एक क्षेत्र था। इस क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश आएगा, इस क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश आएगा, मान लो राजा के क्षेत्र में कोई अन्य आदमी आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? या तो आकर्षण का अनुभव करना पड़ेगा, ठीक है, या किसका अनुभव करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण का। किसका अनुभव करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण का अनुभव करना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से ये आवेश है, इस आवेश में यदि कोई अन्य आवेश आएगा, इस आवेश में यदि कोई अन्य आवेश आएगा तो उसको भी आकर्षण बल का अनुभव करना पड़ेगा, या किसका करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण का अनुभव करना पड़ेगा। अब यदि मैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाता हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है भाई, ठीक है। अब देखो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, इन दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण का। ये राजा जयचंद है, यहाँ कोई अकबर बैठा है, ठीक है ना। अब अकबर यदि जयचंद पे हमला करेगा, अकबर यदि जयचंद से मिलने आएगा, तो क्या होगा? दोनों के मध्य विरोध होगा। दोनों के मध्य क्या होगा? विरोध होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब यहाँ एकांक धनावेश को यदि मैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाता हूं, तो कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का बल लगा, इसका मतलब इन दोनों के मध्य कार्य क्या हुआ? ज्यादा हुआ। युद्ध छिड़ा तो कार्य क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो यदि मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास में लाता हूं, तो क्या होता है? उच्च विभव होता है। क्या होता है भैया? उच्च विभव होता है। वहीं यहाँ कोई एक सुंदर सी राजकुमारी होती है, वो यदि राजा जयमल से मिलने चाहती, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगता? आकर्षण का। कौन सा बल लगता? आकर्षण का बल लगता। और आप एक चीज देखना, ये राजा कहता रानी को कि रानी महोदय आपने इतने आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें कहते, हम चले आते और गाना गाता कि जब जब तू मुझको पुकारे मैं दौड़ा आऊं नदियां किनारे, ठीक है ना। तो ये राजा गाना गाता कि अगर आप हमें बुलाते तो हम खुद दौड़े आते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण का बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण का बल लग रहा है। तो याद रखना, समान आवेशों के मध्य, दो सेम जेंडर के मध्य जिस हिसाब से प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत जेंडर के मध्य आकर्षण का बल लगता है, उसी हिसाब से समान आवेशों के मध्य कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और विपरीत आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। अब बताओ भी मुझे, यहाँ ये मेरा धन आवेश है, इस धनावेश को इस पॉजिटिव प्लेट के पास में लेके जाऊंगा तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, या इस नेगेटिव प्लेट के पास में? तो देखो, जब मैं इस धनावेश को इस पॉजिटिव प्लेट के पास में लेके जाऊंगा तो ये प्लेट इस पे थप्पड़ मारेगी। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा, यहाँ कार्य क्या करना पड़ा? ज्यादा करना पड़ा। कार्य क्या करना पड़ा? ज्यादा। कार्य ज्यादा करना पड़ा, तो यहाँ विभव क्या हुआ? हाई, उच्च विभव, हाई पोटेंशियल हुआ,
ठीक है। ये जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ हमें कार्य क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत आवेश हैं, दोनों क्या है, विपरीत आवेश हैं। इसका मतलब यहाँ इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है, तो यहाँ कौन सा विभव होगा, लो पोटेंशियल होगा। तो मैंने अभी बताया कि धारा आपकी उच्च विभव से कहाँ जाती है, निम्न विभव, मतलब पॉजिटिव प्लेट से कहाँ जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। धारा की दिशा कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी भाई, ठीक है। जो धारा है, धारा हमेशा ही हमारी हाई पोटेंशियल से कहाँ जाएगी, लो पोटेंशियल, या मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव प्लेट से कहाँ जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। कहाँ जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी, और जो मेरी धारा है, धारा की दिशा पॉजिटिव प्लेट से कहाँ होगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। मैं ये भी कह सकता हूँ जो मेरी धारा है, ठीक है, धारा हमेशा ही मेरी हाई पोटेंशियल टू कहाँ जाती है, लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विद्युत धारा की गति होती है, विद्युत धारा हमेशा ही हमारी प्रकाश के वेग से गति करती है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो भी हमेशा ही हमारी प्रकाश के वेग से क्या करती है, गति करती है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो मेरा प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। तो उसी हिसाब से विद्युत धारा गति करती है। आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो भी क्या होगी, प्रकाश के वेग से क्या करेगी, गति करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि घरों में प्रायोजित सप्लाई सिस्टम होता है। देखो हमारा जो सप्लाई सिस्टम है, घरों के अंदर हमारे कौन सी सप्लाई आती है, एसी आती है। एसी को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। एसी को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। देखो कितना सुंदर नाम है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो घरों में हमारी कौन सी सप्लाई आएगी, एसी आएगी। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2 प्रकार की धारा होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी कौन सी होती है, दिष्ट धारा। दूसरी कौन सी होती है, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। अब देखो घरों में हमारे कौन सी आएगी, प्रत्यावर्ती धारा आएगी। तो भाई घरों में जो धारा आती है उसकी कुछ विशेषता तो होनी चाहिए। तो घरों में जो धारा आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, याद रखना 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। लेकिन जो मेरी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट है, जो मेरी दिष्ट धारा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसकी 0 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी भैया, 0 हर्ट्ज होगी, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस है प्रत्यावर्ती धारा में और दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान और प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्येक क्षण क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन दिष्ट धारा का मान और दिशा समय के साथ क्या होगी, समान रहेगी। हम ये कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा में जो इलेक्ट्रॉन है वो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में गति करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस में चलता है। लेकिन जो मेरी दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा में जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा नाक की सीध में सीधा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेरी प्रत्यावर्ती धारा है इसका मान और दिशा, इसका मान व दिशा क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। लेकिन जो मेरी दिष्ट धारा है इसकी मान व दिशा, मान व दिशा क्या रहते हैं, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं भाइयों, अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। इन दोनों का यदि मैं आपको ग्राफ बताऊं तो प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है I और T के मध्य कुछ ऐसा सा ग्राफ हमें दिखने को मिलता है। I और T के मध्य यदि मैं ग्राफ बनाता हूं तो कुछ ऐसा ग्राफ मुझे देखने को मिलता है एसी के लिए,
देखो इसमें प्रत्येक क्षण धारा का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। प्रत्येक क्षण धारा का मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यदि मैं मेरी दिष्ट धारा के लिए बात करूं तो देखो कितनी शुद्धि है बेचारी। आई और जो टी का मान है वो क्या रह रहा है, फिक्स रह, सॉरी जो धारा का मान है वो क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है, कहीं नहीं बदल रहा है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। लेकिन घरों में जो आती है वो कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो आप इसको याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी चालक में 10 सेकंड में 120 कूलाम आवेश इकट्ठा होते हैं तो धारा बताओ। कोई भी मेरा एक चालक है, उस चालक में 10 सेकंड तक, समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड तक दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। और किसका मान दिया हुआ है, क्यू का, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कूलाम किसकी इकाई है, आवेश की है। तो आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, 1200 कूलाम दिया हुआ है। पूछ किसका रहा है, आई का मान पूछ रहे। तो देखो भाई न्यूमेरिकल में सबसे जो आपको ध्यान देना है, और एग्जाम में जो किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता वो किसकी वजह से नहीं होता, वो इन्हीं अच्छे अच्छे सवालों की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। यदि ये सवाल कर लेता है बच्चा तो 100% उसकी उस विद्यार्थी को बाकी बच्चों की तरह ये नहीं कहना पड़ता मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 3-4 साल तैयारी वही करते हैं जो यहाँ आके नमक हरामी कर जाते हैं। मेहनत हमें हमेशा ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हमें हमारी जो पढ़ाई है, हम और चीज़ों में पता नहीं क्यों निस्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के अंदर हम लोगों को भी निस्वार्थी होना पड़ेगा। हमें जो पढ़ाई है वो क्या करनी पड़ेगी, निस्वार्थ भाव से करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से करनी, तभी हम लोग सिलेक्शन करवा पाएंगे। तो देखो हमें किसका मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, आई, क्यू का मान दिया हुआ है, किसका मान पूछा हुआ है, क्यू का। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि भाई ये इन तीनों में संबंध क्या है, क्योंकि किसी चीज के बारे में हमें संबंध पता होता है तो हम उसका सारा कुछ निकाल लेते हैं ना, निचोड़। उसी हिसाब से क्वेश्चन में भी हमें किसका पता होना चाहिए, हमें इन तीनों के आपस में क्या होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए। तो देखो इनके मध्य क्या संबंध है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी। धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा में समय। धारा बराबर क्या होता है बेटा, आवेश बटा में समय। तो देखो भाई Q का मान हम लोगों को दिया हुआ है कितना है, 1200, कितना है 1200। T का मान हम लोगों को दिया हुआ है कितना है, 10 है। बोलो मेरे साथ में कितना है, 10 है। मैं इसको कट करूंगा, कितने पे जाएगा, 120 पे। कितने पे जाएगा, 120 पे। धारा का मान कितना आ गया, बताओ भाई सारे एक साथ, धारा का मान कितना आ गया, 120 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि चालक का व्यास आधा करने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई चालक है, ये कोई चालक तार है, इसका व्यास मैं क्या कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ। चालक तार की मोटाई है उसको मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। लेकिन मुझे तो ये पड़ा हुआ है कि जो चालक तार है, चालक तार का किससे संबंध है, क्षेत्रफल से संबंध है। तो क्या संबंध है, चालक तार का प्रतिरोध और क्षेत्रफल में आपस में कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि यदि मैं चालक तार की मोटाई को बढ़ाता हूं, यदि मैं चालक तार की मोटाई को बढ़ाता हूं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना बेटा, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यदि मैं लंबाई को बढ़ाता हूँ तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि मैं लंबाई को घटाऊंगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ में दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जी व्यास है, तो व्यास यदि हमें सीधा क्षेत्रफल देता तो मैं प्रतिरोध बता सकता था, लेकिन व्यास का सीधा प्रतिरोध के साथ में तो संबंध है नहीं। उसका संबंध किसके साथ में है, क्षेत्रफल के साथ में है। किसके साथ में है, क्षेत्रफल के साथ में है। तो देखो भाई क्षेत्रफल के साथ में क्या संबंध है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर ए बराबर क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर। π/4 यहाँ क्या है, मेरा कांस्टेंट है, ये क्या है, नियत है। ठीक है ना। अब इसने d के मान को क्या कर दिया, आधा कर दिया। d के मान को क्या कर दिया, आधा कर दिया। मैं d की वैल्यू रख देता हूँ, π/4
डी का मान कितना है 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का मान कितना आ जाएगा π/4 गुणा 1/4। ठीक है, तो देखो जो नया क्षेत्रफल है ये पुराने क्षेत्रफल का कितना है 1/4 है, नया क्षेत्रफल है ये पुराने क्षेत्रफल का कितना हो गया 1/4 हो गया, इसको मैं A' मान लेता हूं, इनको कितना हो गया 1/4 हो गया। मतलब यदि मेरा क्षेत्रफल कितना गुना कम हुआ है 4 गुना कम हुआ है, क्षेत्रफल मेरा कितना गुना कम हुआ है 4 गुना कम हुआ है, तो बताओ बेटा प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा 4 गुना, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सीधा कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है विशिष्ट चालकता विलोमानुपाती होती है, तो जो विशिष्ट चालकता है वो किसके विलोमानुपाती होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के विलोमानुपाती होगी। जो मेरी विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता किसके विलोमानुपाती होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र देख लो भाई, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है 1 में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं रो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं रो से लिखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा ये आता है कि जी विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है साइमन प्रति मीटर। विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है साइमन प्रति मीटर। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है साइमन प्रति मीटर होती है, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ महो प्रति मीटर, क्या कह सकता हूँ बेटा महो प्रति मीटर, ये याद रखना। तो देखो यहीं बैठा बैठा मेरा विशिष्ट चालक भी कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह रहा है कि जी मेरी भी इकाई बताओ, तो अपने को इसको नाराज नहीं करना। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ओम गुणा में मीटर, ओम गुणा में मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी ओम गुणा में मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध धातुओं का ताप गुणांक, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो हमारी जो धातु है इनका जो अल्फा होगा, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा धनात्मक होगा, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा धनात्मक होगा। मतलब यदि मैं धातुओं का तापमान बढ़ाऊंगा तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा। तो धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है, अल्फा जो होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है। उसके बाद में जो हमारे अचालक हैं, जो हमारे अचालक हैं या जो हमारे अर्धचालक हैं, जो हमारे अचालक हैं या जो हमारे अर्धचालक हैं, उनका प्रतिरोध ताप गुणांक, उनका जो अल्फा है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, उनका जो अल्फा है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो शुद्ध धातुओं का ताप गुणांक क्या होगा धनात्मक होगा भाई, लेकिन अचालक या अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा ऋणात्मक होगा। दूसरा सूत्र देख लो, आर टी बराबर क्या होगा आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर टी बराबर क्या होगा आर नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी अंतिम ताप है, आर नोड प्रारंभिक ताप है, डेल्टा टी क्या है तापांतर है। यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा की। कई बार हमें न्यूमेरिकल दे देता है कि कोई भी मेरा चालक है उसका प्रारंभिक ताप ये है, अंतिम ताप ये है, तापांतर ये है, उसके लिए अल्फा का मान निकालो। ठीक है ना, तो इस ये फॉर्मूला भी हम लोगों को क्या करना है याद है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है चालकों में धारा प्रवाहित हो जाती है, तो देखो कोई भी मेरा चालक है जब उस चालक में धारा प्रवाहित होगी तो धारा अपना प्रभाव छोड़ती है। धारा के विभिन्न विभिन्न प्रभाव हैं। ये कह रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होगा एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो सही बात है भाई, चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दूसरा क्या कहता है कि जी ऊष्मा पैदा होती है, बिल्कुल पैदा होती है। किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार समय के अनुसार हमारा क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। ये किसने बताया था, ये बताया था जूल भैया ने। किसने बताया था जूल भैया ने बताया था और उन्होंने नियम दिया था H बराबर आई स्क्वायर है आर टी, H बराबर है आई स्क्वायर आर टी। अब आप ये सोचते हो ना ये जूल है, ये न्यूटन है, ये प्लांक है, ये हमारे लिए क्यों आए, ये आपके लिए इसलिए आए ताकि आप
PSPCl में, PSTCl में क्या करवा जाओ, सिलेक्शन करवा जाओ। तो H बराबर क्या था, I²R T, इसका मतलब चालक तार में क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव भी पैदा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी सही है। तो ये सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, चुंबकीय प्रभाव तथा ऊष्मीय प्रभाव पैदा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि जब एक चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव भी पैदा होता है और कौन सा होता है, चुंबकीय प्रभाव भी पैदा होता है। लेकिन जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां कौन सा प्रभाव होगा, रासायनिक प्रभाव होगा। कौन सा प्रभाव होगा, रासायनिक प्रभाव होगा। विलयन में, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां कौन सा प्रभाव होगा, रासायनिक प्रभाव होगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है, ये आप लोग मुझे बताओगे। विद्युत धारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है, विद्युत धारा के कौन कौन से, 3 प्रभाव तो मैंने बता दिए कि जी ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो देखो चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है। सबसे पहले किस पे निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पे। यदि मैं चालक तार की लंबाई को बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यदि मैं चालक तार की लंबाई को घटाऊंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। देखो दूसरा, जो चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। मतलब कि यदि मैं चालक तार की मोटाई को बढ़ाऊंगा, यदि मैं चालक तार की मोटाई को बढ़ाऊंगा तो उसका मोटाई को यदि मैं बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यदि मैं चालक तार की मोटाई को बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और यदि मैं चालक तार की मोटाई को घटाऊंगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये देखो भाई, ये संबंध है। तीसरा, जो हमारा प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है, तापमान पे। किस पे निर्भर करता है, चालक तार के तापमान पे। तापमान पे कैसे निर्भर करता है कि यदि मैं चालक तार का तापमान बढ़ाता हूं, यदि मैं चालक तार का तापमान बढ़ाता हूं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। चौथी जो बात है वो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे। पदार्थ की प्रकृति पे मतलब कि जो मेरा चालक है, जो मेरा चालक है वो बना हुआ किस पदार्थ से है, उस पे भी क्या करता है, निर्भर है करता है किस पदार्थ से बना हुआ है। तो देखो, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के लिए अल्फा का मान, प्रत्येक पदार्थ के लिए रो का जो मान है, प्रत्येक पदार्थ के लिए जो रो का मान है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो क्या रहता है, अलग अलग है। कॉपर है, कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। ठीक है। आयरन है, आयरन का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। ग्रेफाइट का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, अलग होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सारों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो विशिष्ट, तो जो हमारा प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध पे भी, पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो इसका जो सूत्र आता है वो आता है R बराबर रो L बटा में A। R बराबर रो L बटा में A। ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी जो हमारा प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व तापमान पे निर्भर करता है। यहाँ वो एक साथ में पदार्थ की प्रकृति भी आपको दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु की परावैद्युतांक सामर्थ्य लगभग होती है। तो जो वायु है, वायु की परावैद्युतांक जो सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है, 3 kV प्रति mm। कितनी होगी, 3 kV प्रति mm होगी। वायु की जो परावैद्युतांक सामर्थ्य है वो कितनी होगी, 3 kV प्रति mm होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु वैद्युतिक केबल में नमी के रोधन हेतु प्रस्तुत करती है। तो कोई भी कौन सी धातु है जो विद्युत केबल में नमी को रोकती है, जो विद्युत की केबल है उसमें नमी ना आए, उस नमी को रोकती है, ऐसी कौन सी धातु है, सीसा है। कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, सीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिष्ट धारा उसे कहते हैं, दिष्ट धारा किसे कहते हैं, ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। दिष्ट धारा का जो मान है, दिष्ट धारा का जो मान है, आई का जो मान है वो टी के सापेक्ष क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो क्या होता है, जिसका मान व दिशा बदलती रहती है, जिसका मान व दिशा बदलती रहती है। मैंने अभी आपको बताया था कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा है जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलती है, ऐसी धारा को कौन सी कहते हैं, प्रत्यावर्तित। मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित रहे, मान व दिशा समय के साथ यदि परिवर्तित रहती है तो ये भी कौन सी होगी, ऐसी होगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। मान स्थिर तथा दिशा परिवर्तित रहे, ये भी ऐसी का ही रूप है। मान व दिशा दोनों स्थिर रहे, मान व दिशा दोनों स्थिर रहे, ये किसका है, डीसी है। कौन सी धारा है, दिष्ट धारा है। तो दिष्ट धारा का मान व दिशा, दिष्ट धारा का मान व दिशा दोनों ही क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से गैस के आयनीकरण प्रभाव का उदाहरण है। तो गैस के आयनीकरण प्रभाव का जो उदाहरण है वो कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप है। कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप है। मरकरी वेपर लैंप के अंदर क्या होते हैं, जब हम हाई वोल्टेज से, जब हम हाई वोल्टेज की सप्लाई देते हैं तो उसमें जो मरकरी गैस भरी हुई है उसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। तो गैस का जो आयनीकरण प्रभाव का उदाहरण है वो किसमें है, मरकरी वेपर लैंप में है। किसमें है, मरकरी वेपर लैंप में है। जो फिलामेंट लैंप है इसमें क्या होगा, प्रकाशीय प्रभाव होगा। कौन सा होगा, प्रकाशीय प्रभाव। फिलामेंट में जब हम विद्युत धारा भेजेंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होकर हमें क्या देगा, प्रकाश देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल में, भैया सेल में क्या होता है, तो देखो सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें जो सेल है, सेल में क्या होगा, देखो विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सेल है, सेल के अंदर जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में। ये तो केस किसका है, द्वितीयक सेल का है। लेकिन यदि यहाँ ये स्पेसिफिक नाम दे देता प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होती, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती। लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन के हिसाब से सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो फिर जी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ये किसके अंदर होगी, प्रकाशीय युक्ति में। किसमें होगी, प्रकाशीय जो युक्तियां हैं हमारी, जैसे बल्ब है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये बल्ब है, ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, प्रकाश में बदलेगा। घर में बल्ब लगा है ना गोल गोल, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है भाई। ठीक है, दूसरा आता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, अल्टरनेटर में। किस में होता है, अल्टरनेटर में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, अंतर्दहन में। वाहन के जो इंजन होता है ना, हमारे कार है, जीप है, उसमें क्या होगा, हम रासायनिक फ्लूइड डालेंगे, केमिकल फ्लूइड डालेंगे, उसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है, सारे के सारे केमिकल है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और कार चलती है, इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा दे रही है, वो हमें यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दे रही है, यांत्रिक ऊर्जा। तो अंतर्दहन में, अंतर्दहन में, अंतर्दहन कहाँ होगा, वाहनों के इंजन में। वाहनों के इंजन में, अंतर्दहन के अंदर, अंतर्दहन के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। याद रखना, वाहनों में। लेकिन जो हमारी भाप है, भाप इंजन है, भाप इंजन है, भाप इंजन क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को, याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, गतिज ऊर्जा में। भाप है, भाप के अंदर क्या होती है, ऊष्मा होती है, ऊष्मा को वो किस में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में। किस में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है ना, तो भाप इंजन है वो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदल देगा, गतिज ऊर्जा में बदल देगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नाइक्रोम तार का प्रतिरोध, नाइक्रोम तार का जो प्रतिरोध है वो तांबे की अपेक्षा कितना गुना होगा? 60 गुना होगा। नाइक्रोम तार का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा कितना गुना होगा? 60 गुना होगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है किसी प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए। कोई प्रतिरोध है उसको कितने बराबर भागों में बांट देते हैं? 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक प्रतिरोध है, इसका मान कितना है? R है। इसको मैं कितने बराबर भागों में बांट देता हूँ? 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट देता हूं। तो ये कह रहा है प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, यदि पूरे का मान कितना है? R है, तो एक भाग का मान कितना होगा? R/4। दूसरे का भी कितना होगा? R/4। तीसरे का भी कितना होगा? R/4। इसका भी कितना होगा? R/4, है ना भाई। आपके पास में 100 रुपए हैं, मेरे पास में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। यदि मुझे ये 10 लोगों में बांटना है तो मैं कितना, वो भी बराबर बराबर भागों में, तो मैं प्रत्येक को कितना दूंगा? 10 रुपए दूंगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से 4 बराबर भागों में बांटा है तो एक का मान कितना होगा? R/4, R/4, R/4। तो क्या होगा? 1/4। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का है। वोल्ट है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का है। या हम लोग क्या कह सकते हैं? ईएमएफ का है। या हम लोग किसका कह सकते हैं? ईएमएफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस विसर्जन लैंप विद्युत के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाम से ही पता लग रहा है गैस विसर्जन जो लैंप है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? गैस डिस्चार्ज सिद्धांत पे। क्योंकि क्या होगा, जो मेरा गैस विसर्जन लैंप है इसके अंदर मेरी जो गैस भरी होती है, जब मैं उसको हाई वोल्टेज देता हूँ, हाई वोल्टेज की सप्लाई देता हूँ, तो जो मेरी गैस है उसका क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। तो जो गैस डिस्चार्ज सिद्धांत पे क्या करता है? गैस विसर्जन लैंप है वो किस पे कार्य करेगा? गैस डिस्चार्ज सिद्धांत पे क्या करेगा? कार्य करेगा। रासायनिक प्रभाव पे फिर कार्य कौन करता है? सेल करता है। रासायनिक प्रभाव पे याद रख लेना, रासायनिक प्रभाव पे कार्य कौन करेगा? सेल करेगा। चुंबकीय प्रभाव पे कार्य कौन करेगा? जो हमारे जनरेटर है, जनरेटर है, ये विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पे कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। तो किरण प्रभाव पे, जो मेरी एक्स रेज है, जो मेरी एक्स रेज है, एक्स रे जो मशीन है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? किरण प्रभाव पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? किरण प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिए बेटा। कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आती है तो आपसे हमसे बी फ्रैंक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कि हमें कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण निर्मित होता है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण क्या निर्मित होती है? इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण होता है आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण निर्माण होता है। वास्तविक तौर पे तो इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण किसका निर्माण होता है? धारा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धारा का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ धारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे? आवेश कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों में मानक एकल कला आपूर्ति वोल्टेज है। तो घरेलू जो हमारे कार्य हैं, घरेलू कार्य के अंदर जो हमारी सप्लाई वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी? 240 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी? 240 वोल्ट आएगी। और कौन सी आएगी? एसी आएगी। कौन सी आएगी? एसी आएगी। क्वेश्चन है हमारा, बैटरी चार्जिंग में किस आपूर्ति का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, बैटरी जो चार्जिंग है, बैटरी चार्जिंग के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा ही डीसी का, हमेशा ही डीसी दिष्ट धारा का, कोई ऐसा इंजीनियर ना बन जाए कि जो घरों में सीधे जो एसी सप्लाई आ रही है उस एसी सप्लाई को बैटरी से चार्ज करो। बैटरी को जला दोगे, खराब कर दोगे बैटरी को। ठीक है, तो देखो बैटरी चार्जिंग में किस आपूर्ति का उपयोग किया जाता है? डीसी आपूर्ति का। किसका उपयोग किया जाता है? डीसी आपूर्ति का उपयोग किया जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश बराबर होता है। आवेश किसके बराबर होगा? तो देखो आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी। धारा बराबर क्या होगा? आवेश बटा में समय। धारा बराबर क्या होगा?
आवेश बट्टा में समय। तो आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणा में समय। आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणा में समय होगा। आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणा में समय होगा। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ एक ही जरूरत है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्मिनल वोल्टता वह होती है जो भार के सिरों पे मापी जाती है। टर्मिनल वोल्टता का मान, देखो हमारी वोल्टता दो प्रकार की होती है। एक होता है मेरा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक होती है मेरी टर्मिनल वोल्टता। एक होता है मेरा ईएमएफ, दूसरी क्या होती है, टर्मिनल वोल्टता। ध्यान से देखना दोनों में क्या संबंध है। ईएमएफ क्या होता है, जब कोई मेरा बैटरी है, जब कोई मेरी बैटरी है, जैसे कि ये बैटरी है, इस बैटरी के सिरे पे मैं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ना लगाऊं, कोई भी विद्युतीय उपकरण ना लगाऊं, और मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाकर, मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगाकर यदि वोल्ट मीटर में पाठ्यांक नोट करूंगा, वोल्ट मीटर में पाठ्यांक नोट करूंगा, तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। क्या आएगा बेटा, ईएमएफ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मैं कोई लोड लगा के, कोई मैंने बल्ब लगा दिया, कोई भी मैंने विद्युतीय उपकरण लगा दिया, ये बैटरी है इसके सिरों पे, यदि मैं बैटरी के सिरों पे कोई लोड लगाकर, यदि मैं बैटरी के सिरों पर लोड लगाकर, बैटरी के सिरों पर लोड लगाकर यदि मैं वोल्ट मीटर में पाठ्यांक नापूंगा, तो वो क्या आएगी, वो आएगी टर्मिनल वोल्टेज। क्या आएगी, टर्मिनल वोल्टेज आएगी। तो फिर ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में लगे हाथ देख लेते हैं, फॉर्मूले में आपस में संबंध क्या है। तो देखो ईएमएफ बराबर क्या होता है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज बराबर आई आर प्लस आर, आई आर प्लस आर। यहां आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध। आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध। कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। कैपिटल आर क्या है इसमें, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। और जो स्मॉल आर है वो क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस चालक का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो देखो निम्न में से किस चालक का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक जो प्रतिरोध है वो किसका होगा, वो कार्बन का होगा। सबसे अधिक जो प्रतिरोध है वो किसका होगा, कार्बन का होगा। कार्बन का सबसे अधिक, वो पता लगेगा हमें विशिष्ट प्रतिरोधकता से। किससे पता लगेगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता से। देखो भाई सबसे अधिक जो प्रतिरोध है वो किसका है, कार्बन का है। क्यों पता लगेगा, इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता से। क्योंकि प्रत्येक जो धातु है ना, हमारी जो प्रत्येक धातु है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे मैं यदि मैं कॉपर की बात करूँ तो इसका कितना होगा, 1.72 गुणा 10 की पावर -8 होता है। लोहा है, लोहे का कितना होगा, 1 गुणा 10 की पावर -7 ओम मीटर। इकाई क्या होगी, ओम मीटर होगी। ठीक है, जो मेरा नाइक्रोम है इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा 1.10 गुणा 10 की पावर -6 ओम मीटर होगा। क्या होगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, जो कार्बन है, कार्बन का जो मेरा विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 गुणा 10 की पावर -5 ओम गुणा में मीटर। तो देखो माइनस में जो चीज सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। माइनस में जो चीज सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध के हिसाब से, विशिष्ट प्रतिरोध के हिसाब से हम लोगों ने बताया। ये नहीं है जी मुझे कोई सपना आ गया कि जी किसका अधिक होगा। आप लोगों को भी इसकी सारणी है, इसकी सारणी जब हम लोगों ने थ्योरी करवाई थी तो इसमें इसकी कंप्लीट पूरी की पूरी सारणी मैंने दी हुई है, तो आप लोग वहां से भी इसको चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा ये है कि जी प्रतिरोध है, तो देखो लोहे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 गुणा 10 की पावर -7 ओम गुणा मीटर। जो कॉपर है उसका कितना होगा, 1.72 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर।
ठीक है। जो कार्बन है उसका कितना होगा 1 × 10⁻⁻5 ओम गुणा में मीटर, और जो मेरा नाइक्रोम है इसका कितना होगा 1.10 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा, कार्बन का होगा। धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन यदि फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उनसे हमसे आप लोग ये क्वेश्चन है ये आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।